दिन की तरह आज भी है। पेन कॉपी लेकर बैठना, बिना पेन कॉपी के मत बैठना। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, वृक्ष हो भले खड़े हो घने हो बड़े, एक पत्र छांव भी मांग मत मांग मत मांग मत। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, तूने मुड़ेगा कभी, तूने थकेगा कभी, तूने रुकेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तो सबके सब उत्तर दीजिए। ये किन की पंक्तियां हैं? ये याद रखिएगा, हरिवंश राय बच्चन जी की पंक्तियां हैं। ये किसकी पंक्तियां हैं बच्चा? ये हरिवंश राय बच्चन जी की पंक्तियां हैं। मगही किस राज्य में ज्यादा बोली जाती है? भारत में संवैधानिक रूप से हिंदी का स्वरूप बताइए, मतलब संविधान के अनुसार हमारी हिंदी क्या है? मगही की बात कर रहे हैं आप। अब सभी जानते हैं बिहारी हिंदी उपभाषा वर्ग, बिहारी हिंदी उपभाषा वर्ग जो है यह मागधी अपभ्रंश से विकसित है। बिहारी हिंदी उपभाषा की 3 बोलियां होती है। बिहारी हिंदी की मगही, जो कि पटना और उसके आसपास क्षेत्र में मागधी को ही मगही कह देते हैं, मगही, मैथिली ये 8वीं अनुसूची में भी है, और भोजपुरी जो हिंदी की सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली है। हिंदी की सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली कौन सी हो जाती है? कहोगे सर भोजपुरी हो जाती है। तो मगही किस राज्य में ज्यादा बोली जाती है? ये बिहारी हिंदी उपभाषा वर्ग की बोली है, ये बिहार में साथ ही ज्यादा बोली जाती है। भारत में अनुच्छेद 343 के अनुसार, अनुच्छेद 343 पॉइंट नंबर 1 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी लिपि देवनागरी। तो ऑफिशियल लैंग्वेज जिसको हम लोग कह देते हैं, कामकाज की भाषा, जैसे साथी प्रशासन की भाषा भी आप कह सकते हैं, शासन प्रशासन की भाषा, राजभाषा का दर्जा दिया हुआ है संविधान के अनुसार। और दूसरे का सी, तीसरे का सी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 4 और 5, वर्णों के समुदाय को क्या कहा जाता है? किस विकल्प में कोई भी शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? यहां पर आपको 4 ऑप्शन में हर एक में 3-3 शब्द दे रखे हैं। एक ऐसा है जिसमें कोई भी स्त्रीलिंग नहीं है। जब कोई भी स्त्रीलिंग नहीं है मतलब उस विकल्प के तीनों शब्द, उस ऑप्शन के तीनों शब्द जो है वो पुल्लिंग होंगे, मतलब कोई भी स्त्रीलिंग नहीं है। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। या वर्णों के व्यवस्थित समुदाय को क्या कह देते हैं? वर्णमाला कह देते हैं। किस विकल्प में कोई भी शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? भाई नदी, झील स्त्रीलिंग, सरोवर पुल्लिंग है, नींबू दही केला ये तीनों पुल्लिंग है। नींबू दही केला क्या है? तीनों पुल्लिंग। प्रतिपदा टोपी स्त्रीलिंग, मंगलवार पुल्लिंग, पानी पुल्लिंग, ज्ञानी पुल्लिंग, नानी स्त्रीलिंग। आप देख लो बाकी में कोई 2 स्त्रीलिंग है, 1 पुल्लिंग, लेकिन बी वाले में आपने देखा इसमें कोई भी स्त्रीलिंग नहीं है, मतलब तीनों के तीनों ऑप्शन कैसे बन गए? ये सती पुल्लिंग ऑप्शन बन गए। प्रश्न संख्या 6, किस वाक्य में संप्रदान कारक का प्रसर्ग या विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है? कारक को ही प्रसर्ग कह देते हैं, अच्छे से याद रखेगा। इस तरीके का एक क्वेश्चन इस बार पेपर में बनेगा। इस बार आपको कुछ देने का भाव, दान जैसा देने का भाव, त्याग का कुछ भाव। को के लिए मां ने बच्चे को सुलाया, न्यायालय ने अपराधी को दंडित किया, सोहन को पीटा। बाकी तीनों में जो को है ये कर्म का है। बाकी तीनों में क्या बता रहे? कर्म कारक। लेकिन मालिक ने सेवक को धन दिया, सेवक के लिए धन दिया, यहां पर दान की सी भावना है, यहां पर ये दान की भावना है, तो इसमें आप कहोगे संप्रदान कारक की विभक्ति है। बाकी तीनों में कर्म कारक, ए, सी और डी में, लेकिन बी वाले में संप्रदान। किसी को बुलाओ, इसमें आपको किसी को पहचानना है। एक वाक्य आपको दिया हुआ है, किसी को बुलाओ, इसमें से साथी आपको सही पहचानना है। किसी को बुलाओ, इसको आपको सही पहचानना है। किसी को बफरिंग लग रही है क्या बच्चा? किसी को बफरिंग लग रही है क्या? क्लास में कोई इश्यू आ रहा है क्या? यस या नो करके बताइए। थोड़ी बहुत हो रही है, आज कुछ वॉइस प्रॉब्लम है। एक बार रिफ्रेश करो, एक बार रिफ्रेश करो तो कहोगे भैया आप देखिए ये जो किसी है, कोई को बुलाओ, किसी को बुलाओ, कोई को बुलाओ, किसी को बुलाओ, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम का ही आप कह सकते हो एक वचन, इसी से बन जाता है किन्हीं को बुलाओ, किन्हीं को बुलाओ। तो ये कैसा है? ये आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ये क्या है? ना तो यहां पे संयुक्त सर्वनाम है, ना ये विशेषण है। तो जाहिर सी बात है ये कोई को ही इसी का साथी अनिश्चयवाचक कर्म कारक रूप आप कह सकते हो। तो प्रश्न संख्या 7 का उत्तर सी आपका यहां पर बिल्कुल सही है। 8 पर आ जाते हैं, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? देखिए क्वेश्चन पढ़ते समय पेपर में ये जो नहीं शब्द लगा हुआ है इस पर विशेष गौर करना कि आपके क्वेश्चन में नहीं तो नहीं है, नहीं है तो फिर सावधानी से उत्तर देना। एक लड़का स्कूल जा रहा है, इसमें आपको विशेषण पहचानना है। भाई छात्र पढ़ रहे हैं पुस्तकालय में, खरीद रहा है फल, जोत रहा है साथी खेत, लेकिन मजदूर बैठा है, गिर पड़ा। इस प्रकार की जो क्रिया होती है यह सकर्मक क्रिया नहीं होती, यह अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया में व्यापार का फल किस पर पड़ता है? 1100 बार हम लोग इस बात को पढ़ चुके हैं कि अकर्मक क्रिया में व्यापार का फल किस पर पड़ता है? कहोगे भैया अकर्मक क्रिया में व्यापार का फल यह कर्ता पर पड़ता है। अब लड़का, लड़के की विशेषता क्या है? ये विशेष है, जिन शब्दों की विशेषता बताई जा रही है इसको गिन सकते हो ना, एक है लड़का, 2 है, तो जिनको गिन सकते हैं ये निश्चित संख्यावाचक, उसमें भी गणनावाचक, उसमें भी गणनावाचक। क्रम होता तो पहला लड़का, दूसरा लड़का,
आवृत्ति होती दूना चौगुना, समुदाय होता तो चारों पांचों, इस प्रकार से। समझे मेरी बात? तो 8वें का उत्तर है, 9वें का उत्तर डी। मैं रोज पढ़ता हूं, इसमें क्रिया विशेषण बताइए किस विकल्प में सारे के सारे तत्सम है। मतलब इनमें 4 ऑप्शन है, चारों में 3-3 शब्द है। एक ऐसा ऑप्शन है जिसके तीनों के तीनों तत्सम, मतलब संस्कृत से ज्यों के त्यों, संस्कृत से ज्यों के त्यों हिंदी में आए, संस्कृत से ज्यों के त्यों हिंदी में आए हैं। मैं रोज पढ़ता हूं, भाई मैं रोज पढ़ता हूं, सिंपल सी बात है। तो यहां पर मैं रोज, ये समय की बात है, भाई मेरी क्रिया रोज हो रही है, तो यहां पर क्या गया, कालवाचक क्रिया विशेषण। इसमें देखिए सिंपल सिंपल समझ में आ रहा है। ये जो डी वाला है, इसमें दंड का क्या हो जाएगा, डंडा। दंड का क्या हो गया, डंडा। शिर जो होता है शलजम वाला, इसका हो जाएगा सिर। और शाक जो होता है, इसका तद्भव हो जाता है साग। तो ये तीनों के तीनों तत्सम और इससे बने तद्भव।